डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर इंडिया की मत मार के रख दी और इस मरतबा मत सिर्फ त्यारों से नहीं मारी गई बल्कि एक और ऐसा काम भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है जिससे इंडिया बिलबिला उठा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहबा के ऊपर एक अजीब सा इल्जाम लगा दिया है और बाकायदा एफआईआर करवा रहे हैं इमरान खान साहब उस इल्जाम के तहत। ये क्या इल्जाम है और क्यों एफआईआर हो रही है मरियम साहबा के खिलाफ, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। सलमान अकबर राजा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया या क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इनसाइड स्टोरी जो वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में गोली ट्रेन बनाई जा रही है और ये जो गोली ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये फर्क का है और ये आके बताएगा कि उसको गोली ट्रेन क्यों कहा जाता है, ये भी आपको इसी वीलाग में हम देंगे। और इंडिया ने अमेरिका को धमकी लगा दी है। अब ये धमकी किस किस्म की है ये भी इसी वीलाग में पूरी डिटेल आपको देंगे। और इंडिया की तरफ से एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये न्यू नॉर्मल किस किस्म का होगा, वो क्या पाकिस्तान इसे कबूल करेगा, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, चौधरी साहब ने डिटेल बताई तमाम स्टोरीज की। आपको सबसे मजे की स्टोरी जिससे मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने और तरह से एलिब्रेट की चौधरी साहब ने, लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे लग रहा है जी कि इंडिया को पड़े हैं 7 थप्पड़ और एक डंडा। ठीक है मेरी डेफिनेशन ये है। इस दफा मुंह अब सुझा आ दिया गया जी। ना, वापस आ गया ना, मैं इसी तरह आगे पता लगना इसी चाहिए। तरह। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और बयान ऐसा है कि जो पाकिस्तान कहता है वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है। ठीक है, कुछ ऐसा जादू किया हुआ है पाकिस्तान ने कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वही सोचते हैं जो पाकिस्तान चाहता है कि वो सोचें। इसी तरह की कुछ सिनेरियो सामने आ रहे हैं और एक खास बंदा ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है इस रीजन पे और इंडिया के सर के ऊपर कि आप ये समझे कि जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, वो मॉनिटर तो बड़ी लाइट किस्म की टर्म है। ये मॉनिटर से बड़ा होगा जिसके हाथ में हर वक्त डंडा होगा और इंडिया कुछ भी करेगा तो सर पे सीधा। ये क्या स्टोरी है, डिटेल से बताएंगे आपको जावेद चौधरी अब साहब। देखिए, दो काम कल डोनाल्ड ट्रंप ने किए। एक तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाइट हाउस में और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं और उसके अंदर जो सबसे बड़ी जंग थी वो पाकिस्तान और इंडिया की थी। 24 घंटे लगे, दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी और किसी वक्त भी ये मामला फैल सकता था जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता था। और इस जंग के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल किया। मैंने उसे कहा कि जंग बंद करें और ट्रेड करें और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो उसके साथ ट्रेड टैरिफ जो इतना बढ़ा दिया जाएगा कि फिर उसके लिए मुनासिब नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि ट्रेड पे आएँ और जंगें बंद करें। और साथ उन्होंने कहा जी इस जंग के अंदर 7 त्यारे गिरे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 6 कहा करते थे, फिर उससे पहले 5 कहा करते थे। तो अब वो त्यारे उन्होंने बढ़ा के 7 कर दिए हैं, जो ज़ाहिर है ठीक ठाक किस्म का एक थप्पड़ है इंडिया के मुंह पे कि इस साइड से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के एडवाइज़र बने हुए हैं और पाकिस्तान के मशीर भी बने हुए हैं और साथ साथ पाकिस्तान के एक एडवर्टाइज़र भी बने हुए हैं और वो पाकिस्तान की मार्केटिंग कर रहे हैं प्रॉपर और हर फोरम पे। और ये मेरा ख्याल है 40वां मरतबा होगा जो इन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव जो है आलमी बरादरी के सामने रखा है। तो अब ये 7 फिगर जो है ये बड़ी दिलचस्प है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले 5 तारे कहा था और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने 5 तारे कहना शुरू कर दिया था। फिर पाकिस्तान ने 6 त्यारे कहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने 5 और 6 कहते कहते 6 कर दिए थे। फिर अब पाकिस्तान को 7 त्यारे कह रहा है तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 कहना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान जो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसे इंटरनेशनल मार्केट में पेश कर रहा है और साथ साथ ही कह रहा है कि देखिए जी 7 त्यारे गिरे थे। अब ये ज़हन में रखना है कि किसी न किसी दिन वो वक्त आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम लेगा और ये बताएगा पूरी दुनिया को कि ये त्यारे पाकिस्तान ने गिराए थे। और साथ ये कहेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो बड़ी कमाल एयरफोर्स है और मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने किस तरह अपने से 10 गुना बड़े या 2 गुना बड़े या 4 गुना बड़े या 5 गुना बड़े जो दुश्मन था उसको उसने टक्कर दी और साथ ही उसकी नाक रगड़ी ज़मीन पे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है इसने बताना ही बताना है। और किसी वक्त भी देखिए S-400 का जिक्र भी करेगा कि S-400 भी गिरा था, टूटा था, ख़त्म हुआ था और वो पाकिस्तान को क्रेडिट देगा क्योंकि जिस तरह वो बढ़ रहा है ना। और दूसरी साइड से इंडिया जिस तरह एरोगेंस का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरह नफरत का इजहार कर रहा है, जिस तरह गैप बढ़ाता चला जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ठीक ठाक किस्म के आलू हैं जो अल्टीमेटली इंडिया के सर पे आए ही आए। इनके ठीक। सर पे रखेंगे वो ठीक। और उसके बाद फिर इनको पता चलेगा
कि हमने किसके साथ पंगा ले लिया। और इस सूरत हाल को ज़ाहिर है पाकिस्तान बड़ा इंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा भी उठा रहा है और रोज़ बरोज़ वो अमेरिका के करीब होता चला जा रहा है। साथ ही आज जो उन्होंने फ़ैसला किया वो फ़ैसला बड़ा मज़ेदार है, बल्कि दिलचस्प है, और उसने सफारतकारी की एक नई तारीख रकम कर दी है। उनके एक एडवाइज़र हैं, बड़े करीब हैं, वाइट हाउस में उनके पास साथ रहे। उससे पहले वो बहुत अरसा इनकी तकरीरें लिखते रहे और इनके ज़ाती काम करते रहे, इनके दायां बाजू समझे जाते हैं। और फिर उन्होंने इनकी किताबें जो थी वो भी पब्लिश की और किताबें छपवाई बहुत ज़्यादा, बेची भी बहुत ज़्यादा, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा के दिए डोनाल्ड ट्रंप को। उनका नाम है सर्जियो गोर। अब ये सर्जियो गोर साहब जो हैं ये बेसिकली तो उज़्बेकिस्तान के रहने वाले हैं, बच्चे थे। इनके वालिद क्योंकि सिविल एविएशन इंजीनियर है और वो जहाज़ डिज़ाइन करते थे और उन्होंने रशिया के लिए जहाज़ डिज़ाइन किए थे, जंगी जहाज़ डिज़ाइन किए थे। फिर वो उज़्बेकिस्तान से 1986 में अमेरिका आ गए और वहाँ पे ये उनका बेटा था, यहीं पे अमेरिका के अंदर ही पढ़ा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ गया और फिर उसने बहुत खिदमत की इनके। तो अब अगर आपको थोड़ी-सी स्टोरी पीछे याद हो कि एलन मस्क का जिसके साथ फटा हुआ था व्हाइट हाउस के, वो यही साहब थे, सर्जियो गोर साहब। इसकी वजह से फारिग हुआ। इसकी वजह से फारिग हुए थे क्योंकि वो रोज़ डोनाल्ड ट्रंप को बताते थे कि ये बंदा जो ना गलत कर रहा है, इसने ये खराबी कर दी, ये खराबी कर दी, और अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कायल हो गए कि वाकई एलन मस्क मेरे लिए ख़तरनाक है और ये बंदा जो कह रहा है ये मेरे साथ क्योंकि मुखलस है तो इसकी एडवाइस माननी चाहिए। और उसके बाद एलन मस्क वहाँ से फारिग हो गए, सर्जियो गोर साहब अभी तक वहाँ पे है और एलन मस्क ने फिर इनको सांप करार दिया था कि ये सांप है और ये डसता है सब लोगों को जो करीब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बहरहाल अब इनको इंडिया का सफ़ीर बना दिया गया और सफ़ीर भी 38 साल की उम्र में बना है और इंडियन की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र सफ़ीर है ये। इंडिया ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है और इस बड़े मुल्क के अंदर एक जूनियर आदमी को सफ़ीर बना दिया और जिसकी सफारतकारी की बैकग्राउंड नहीं है, जो सिर्फ आपका एक ज़ाती मुलाजिम हो या ज़ाती साथी हो या दाया बाजू हो, उसको आपने इंडिया भिजवा दिया और सिर्फ इंडिया सफ़ीर नहीं बनाया बल्कि उनको 2 और पोर्टफोलियो भी दिए। एक तो पूरा जो सेंट्रल एशिया वो इनके हवाले कर दिया और फिर जनूबी एशिया जो है इसका भी खुसूसी एलची बना दिया गया। तो 3 इनके पास पोर्टफोलियो है। एक ये इंडिया के अंदर अमेरिका के सफ़ीर हैं, दूसरे ये सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के खुसूसी एलची भी हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मतलब दे दिया डोनाल्ड गया। ट्रंप ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि एक सफीर स्पेशली मुख्तस किया जाए इंडिया के लिए, मतलब समझे कि इंडिया का एक्स्ट्रा चार्ज उसके पास है, असल काम उसका ये वो होगा। और भी है, यानी पूरे खत्ते के अंदर वो बहुत कुछ कर सकेगा। तो ठीक इसके बाद एक अमेरिका के अंदर डिबेट शुरू हो गई है कि जो बहुत पहले होता था कि पाकिस्तान और इंडिया को अमेरिका बराबर का साथी समझता था और जिस तरह वो इंडिया के साथ सलूक करता था वही पाकिस्तान के साथ करता था, जो पाकिस्तान के साथ करता था वो इंडिया के साथ करता था। फिर ये तवाज़ुन बिगड़ गया और इंडिया के बहुत करीब हो गया और पाकिस्तान थोड़ा सा दूर हो गया अमेरिका से। तो अब दोबारा जो है वो बराबरी का सलूक अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है और बल्कि बराबरी में भी पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। तो ये एक उनकी पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी शिफ्ट है जिसको पूरी दुनिया फील कर रही है और इसके ऊपर इतने आर्टिकल लिखे गए अमेरिका में कि शायद ही पिछले दिनों, पिछले 2, 4, 5, 10 साल के अंदर किसी और कौम के ऊपर या किसी और क़यादत के ऊपर इतने ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हों जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लिखे जा रहे हैं। सही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है। एक तो तैयारे बढ़ गए हैं और साथ साथ पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि पाकिस्तान की मार्केटिंग कर रहा है और किसी वक्त पाकिस्तान का नाम भी ले लेना उन्होंने। दूसरा उन्होंने सर्जियो गोर को वहाँ पे सफ़ीर बना के भेज दिया और साथ उसके इख्तियारात में बहुत इजाफा कर दिया और ये उनके बहुत करीबी साथी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो अपना करीबी 3 साथी जो उन्होंने वो इंडिया के अंदर लगाया, तो इसका मतलब ये है कि डंडा है जो अल्टीमेटली मोदी के सर पे बरसता रहेगा और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इंडिया इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है इंडिया इसको एक्सेप्ट ही ना करे, इसके चांसेस भी हैं कि जब आप एक्सेप्ट ना करें तो फिर आप उसको सफ़ीर नहीं नामजद कर सकते, क्योंकि जब किसी को नामजद किया जाता है तो दूसरा मुल्क उसको एक्सेप्ट करता है। अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो नहीं। सही। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। अभी वैसे सेनेट के अंदर भी जाना है, वहाँ पे भी अप्रूवल होनी है इसकी, लेकिन एक कार्ड खेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इसका इंडिया को नुकसान होगा। बिल्कुल सही। चलें अब आते हैं इंडिया के ऊपर ही। इंडिया भी अपनी तरफ से कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही लगते हैं जैसे कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस तरह की हरकतें होती हैं। चाइना के करीब भाग के जाना शुरू हो गया। अब चाइनीज भी बेवकूफ़ नहीं है। कुछ अर्सा पहले आप चाइनीज को गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। मोदी साहब कहते थे कि वो लोग जिनकी आंखें नहीं खुलती, ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। अब भाग के चाइना की गोद में बैठ जाना, चाइना को भी पता है कि वो क्यों आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं अमेरिका को। दूसरी साइड पे आ जाते हैं तो अब उन्होंने क्या काम किया जी कि रूस के एक सफीर ने
जो बेसिकली इंडियन सफीर है जो रूस में बैठा हुआ है, उसने एक धमकी लगा दी है जी। और धमकी यकीनन जब लगाई जाती है, कोई सफारतकार बोलता है तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोलता है। ये धमकी क्या है और अमेरिका को क्या धमकी देने की हैसियत भी रखता है भारत, ये पूरी डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब रशिया के अंदर इंडियन सफ़ीर है, विनय कुमार उनका नाम है। उन्होंने वहाँ खड़े होकर रशिया के अंदर कहा कि जी जहाँ से हमें सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, दूसरा कौन मुल्क होता है जो हमें डिक्टेट कर सके। तो ये उन्होंने सीधी सीधी एक धमकी सी दे दी है रशिया में खड़े होकर अमेरिका को। अब रशियन साइल अगर इस्तेमाल होगी अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका तो ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ा मुतासर होगा, बड़ा परेशान होगा और वो रिएक्ट करेगा। तो ये रोज़ कोई ना कोई एक लाल रुमाल दिखा देते हैं उनको, तो वो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से जवाब देता है। तो इस धमकी का जवाब अमेरिका से आए ही आए। अमेरिका इस बात पे खुश नहीं होगा और खामोश नहीं होगा। अब इंडिया का मसला ये है कि वो रशिया को अब खुश रखना चाहता है, अपने हाथ में रखना चाहता है, क्योंकि एक साइड पे अमेरिका नाराज़ है और दूसरा अगर वो रशिया को भी नाराज़ कर देता है तो उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और साथ ही वो अपने अपने मामलात को चाइना के साथ अलाइन कर रहा है कि चाइना के साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाता चला जा रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि को बहुत ज़्यादा बढ़ सकेंगे, क्योंकि चाइनीज़ बड़े समझदार हैं, स्मार्ट हैं। वो डेफिनेटली इंडिया से कुछ 100 अरब रुपया तो कमा लेंगे और 100 अरब डॉलर कमा लेंगे, वो उनके साथ ट्रेड बढ़ा लेंगे अपने, यानी उनसे फ़ायदा लेंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया को फ़ायदा देने की बात है तो वो फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक गैर मोहतात किस्म का मुल्क है और बेएतबार है, और अल्टीमेटली किसी वक्त भी ये पलटी खा सकता है और हमें इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना और इंडिया का आपस में कन्फ्लिक्ट भी है। लेकिन अगर चाइनीज़ को $100 बिलियन इंडिया से और मिलता है तो उसको उसका क्या जाता है, वो ले लेंगे, कहेंगे ठीक है बिस्मिल्लाह आएँ आप और आके जो ट्रेड करनी है करें, जो चीज़ें खरीदनी है खरीदें आप, तो क्योंकि उसका चाइना को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन रहेंगे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मोहतात, दोस्ती उनकी पाकिस्तान के साथ ही, क्योंकि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में चाइना का साथ दिया और ठीक बड़े है। पुराने दोस्त हैं, एक कुदरती दोस्त हैं। और जबकि चाइना और इंडिया कुदरती दुश्मन है एक दूसरे के, और ये सिर्फ दुश्मनी आज से नहीं है, बहुत मुद्दत से है। इंडिया माजी के अंदर भी चाइना के साथ छेड़छाड़ करता रहा, चाइना माजी में भी इंडिया के साथ छेड़छाड़ करता रहा है। 1962 में तो बड़ी मार खाई थी इन्होंने। उससे पहले भी बहुत बहुत ज़्यादा, ये तो आप ये समझे कि 500-600 साल पुराना इशू है। इतना इशू नहीं है ये, अच्छा, पुराना इशू, नया नहीं है, आम पिटने वाले नहीं है, पुराने पिटते आ रहे हैं। पुराने पिटते आ रहे हैं। ठीक तो है। अब ये उसका जो नतीजा निकलेगा ना, वो मुझे लगता है कि इंडिया की फेवर में नहीं होगा। इंडिया ठीक है। अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर लेगा, जबकि उसे चाहिए कि बैलेंस करे, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी। गो उन्होंने वैसे एक लॉबिंग फर्म भी हायर कर लिया, $75,000 उसको दिया करेंगे महीने के, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके मामला ठीक करने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पे लॉबिंग ठीक है। कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनकी बैशिंग कर रहे हैं, अमेरिकन इस चीज़ के को नहीं तस्लीम करते। ये कभी भी, वो खुद बुली करने के एक्सपर्ट हैं, तो कोई और कर रहा हो तो उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उनकी टेक्निक कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो ज्यादती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के गले पड़ जाएगा और ये ठीक है। पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। चौधरी साहब, आपने खबर दी थी डैम के हवाले से, आपको याद होगा तिब्बत में जो डैम बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, और अब इंडिया को मुसीबत ये बन गई है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी 85% बंद कर सकता है। अब उस पर नेगोशिएशन जारी है, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि ये ना कर देना, अपने हालात तो इनके ये हैं इंडिया के फिलहाल। और अगर करेंगे तो पाकिस्तान का भी कार्ड फिर आएगा, फिर वो चाइना बात करेगा कि आपने उनका पानी बंद किया हुआ है तो हम आपका क्यों नहीं बंद कर सकते, तो फिर तो आपको खोलना पड़ेगा। ये जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी, ये दोबारा होगा ही होगा। इसने इसको मुअत्तल इंडिया ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेगा। चलो, अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और रिजल्ट आएगा और ये मसला हल होगा, इंडिया को करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो बेसिकली जो अना बना की जंग है सिर्फ मोदी की, इसके अलावा और कोई किस्सा नजर नहीं आता। इमरान खान साहब की स्टोरी करनी है, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, कि उन्होंने न्यू बड़ा, नॉर्मल की तरफ आओ मैं इंडिया वही के। कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की स्टोरी का वेट करेंगे, कौन सा बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, उसके बाद इस स्टोरी के बाद हम ये डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं जी एक न्यू नॉर्मल पे, जो भारत स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एक न्यू नॉर्मल उसने पहले स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी 7 से लेकर 10 तारीख तक, और वो न्यू नॉर्मल हमने उनका न्यू एबनॉर्मल बना दिया था। तो इस दफा का जो न्यू नॉर्मल है उसके साथ हम क्या करते हैं ये बताएंगे आपको इस स्टोरी में। अच्छा, ये जो न्यू नॉर्मल पैराने न्यू नॉर्मल का आपने जिक्र किया ना, इसके ऊपर एक बड़ी मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 में जब इंडिया ने यहाँ पे बालाकोट के अंदर आके अटैक किया था, ऐसे ही किया था ना, ऐसे उन्होंने, उनके त्यारे आए और यहाँ पे बम गिरा के वो चले गए। हम्म। तो हमारी एयरफोर्स को तो फ़ौरन ही पता लग गया। जब फ़ौरन पता लग गया तो उस वक्त जो एयर चीफ थे और जनरल बाजवा साहब थे, इन लोगों ने फैसला किया कि हम इसका डेफिनेटली जवाब देंगे, लेकिन वेल कैलकुलेटेड, बाकायदा बैठ के सोच के जवाब देंगे। तो जो इस वक्त एयर चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू साहब,
तो इन्होंने उसके ऊपर अपने जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, जो उस वक्त एयर मार्शल थे, उनको कहा था कि नहीं, हमें फौरी तौर पे जवाब देना चाहिए इसका, ओके। इमीडिएटली, रात के वक्त ही, क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो फिर वो इसको न्यू नॉर्मल बना लेगा कि जब भी इस किस्म का इशू आएगा तो वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। अगले दिन अगर हम जवाब देंगे भी तो कुछ उसका खास फायदा नहीं है, तो हमें आज ही इसका जवाब देना चाहिए। ओके। लेकिन उस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है ये इनके हाथ में कमांड तो नहीं थी, लेकिन ये फैसला नहीं करवा सके, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने बड़ा जोर लगाया था। उसी का नतीजा है कि ये दूसरी मरतबा जब वाक़या हुआ तो उसी को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की इंडिया ने, कि उन्होंने यहाँ पे 9 हदफ रख के पाकिस्तान के, और यहाँ पे उन्होंने ब्रह्मोस मार दिए। और साथ ही क्योंकि इस वक्त ये एयर चीफ थे तो इन्होंने उसी वक्त जवाब दिया, क्योंकि ये सही। उसको उसका इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि बाद में जवाब देंगे, क्योंकि फिर इंडिया ने न्यू नॉर्मल बना देना था, तो इन्होंने मुंह तोड़ दिया उनका। क्योंकि चंद मिनट में उनके त्यारे वापस उतर जाते वापस उतर अगर गए। वो अटैक ना होता तो। हाँ, इन्होंने फौरी तौर पे एंगेज किया उनको। 1 घंटे की वो ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई, 1 घंटे से कम की, और पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। राफेल भी गिरा दिए, सब कुछ गिरा दिया उनका। और वो 7 त्यारे जिसका जिक्र कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो सारे के सारे उन्होंने उसको खड़का दिए। तो ये पाकिस्तान का कमाल था। अब ये एक न्यू नॉर्मल बना रहा है इंडिया, और वो है इंडस टीटी से हवाले से। जब भी बारिशें होती हैं और सैलाब आते हैं इंडिया के अंदर, या पानी पड़ जाता है, तो पानी खोलता है वो, और दरिया जेलम के अंदर खोलता है, दरिया सतलज के अंदर खोलता है, नहीं, दरिया जेलम के अंदर नहीं, माजर चाहता हूँ, दरिया चनाब के अंदर खोलता है, दरिया सतलज के अंदर खोलता है, दरिया रावी के अंदर खोलता है। और उससे फौरी तौर पे जो इंडस ट्रीटी के कमिश्नर्स हैं, दोनों एक दूसरे में हॉटलाइन पे होते हैं, वो पाकिस्तान को बताते रहते हैं, पाकिस्तान उनको बताता रहता है। और ये 1962 से मामला ये चल रहा था। ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि इंडस ट्रीटी मुअत्तल कर दिया है, तो अब वो उस जरिए से ये डाटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो इन्होंने पहली मरतबा हाई कमिश्नर के जरिए अपना डाटा फॉरेन ऑफिस को भिजवाया। तो इंडिया की कोशिश है कि एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जाए, और इंडस टीटी को एक समझा जाए कि क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है, एक क्लोज्ड बुक है, और उसको अब नहीं खोला जा सकता। लेकिन ये याद रखना कि ये बुक खुल कर रहेगी और ये दोबारा इंटैक्ट होगी, और अगर इंडिया ने ये ना किया तो बहुत नुकसान होगा इंडिया को इसका। अच्छा चौधरी साहब, कोई ऐसे गधे हैं ये, इन्हें पता है ये पानी रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब 5% 7% पानी तो इन्होंने रोकने की पहले ही बात की हुई थी, उसमें भी ये कभी पूरा नहीं उतर सके, और अब ये कहते हैं ये सारा पानी रोकेंगे। मतलब मोदी के दिमाग में गोबर है या क्या है? वैसे गोबर तो है, मतलब फुल यूटिलाइज करता है उसे, मतलब जिस तरह के फैसले करता है। अब चलते हैं जी, बहुत बड़ी एक स्टोरी है जी, इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टोरी आई है जी। मरियम नवाज के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया खान साहब ने, बड़ा भयानक किस्म का इल्जाम है, और इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जावेद चौधरी साहब से पूछता हूँ कि क्या कोई वाकई खान भयानक साहब से इल्ज़ाम बहुत तो नहीं ज्यादती है हो रही? यार, कोई भयानक इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये क्योंकि अडयाला जेल जो है ना पंजाब के अंदर आती है, तो मरियम नवाज साहबा मेरी तमाम सहूलियात जो है ना कन्फिस्केट करके बैठी हुई हैं। उनकी वजह से मुझे यहाँ पे लाइट नहीं मिलती, उनकी वजह से यहाँ पे मुझे रूम कूलर नहीं मेरा चलता, उनकी वजह से यहाँ पे मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता, उनकी वजह से यहाँ मुझे किताबें नहीं मिल रही, उनकी वजह से मैं टीवी नहीं देख पा रहा, उनकी वजह से मुझे मेरी मेरी बहनों के साथ मुलाकात नहीं होती, उनकी वजह से मेरी जो पार्टी है वो मुझसे रब्ता नहीं कर पाती, या मेरे वकला मुझसे मिल नहीं पाते। तो ये मेरे साथ ज़्यादती है, और इसकी जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ है। और उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने भी जब एक ऑर्डर जारी किया हुआ है तो उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन ये अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो उसने, उनके एक वकील हैं ताबिश फारूक साहब, तो उन्होंने सीसीपीओ लाहौर को एक दरख्वास्त दे दी है कि जी मरियम नवाज साहबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और ये जो दरख्वास्त है ये उन्होंने कोरियर कर दी है, खुद नहीं गए वो, क्योंकि उन्हें ये था कि पुलिस गिरफ्तार ना कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे वैसे वो याद आ गया, पिछले दिनों कैप्टन सफदर साहब का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मैंने उनसे कहा जी लाहौर क्यों नहीं जाते, या क्यों वो 2-4 और सवाल किए बड़े मज़ेदार, तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुझे ख़तरा होता है कि कहीं आईजी पंजाब मुझे गिरफ्तार ना कर ले। तो ये इनको भी खतरा था कि कहीं सीपीओ उनको गिरफ्तार न कर ले, तो वो खुद नहीं गए, कोरियर के जरिए उन्होंने भिजवा दिए। अब मुझे लगता है कि कोरियर की बुनियाद पे मरियम नवाज साहबा के खिलाफ एफआईआर तो हो ही जानी है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही चौधरी है, साहब, एक ज्यादती बंदे कर रही है वो। इल्जाम ही, एक बंदे को जीने नहीं दे रहे, लाइट तक उसके कमरे में नहीं आ रही है, आपको ये भयानक लग ही नहीं रहा? अब ये अलग बात है खान साहब ओवर एग्जरेशन कर रहे हो, चीज गलत हो, लेकिन इल्जाम तो बड़े सख्त लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है एफआईआर होगी? जेल तो जेल है यार, वैसे जेल तो मर्दानगी के साथ ही भुगतनी चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, हालात का पता नहीं होता। लेकिन मुझे ना एक मरतबा वैसे जेल की विज़िट करने का मौका मिला था। मैं यहाँ पे पुलिस एकेडमी थी, उसमें एएसपीज़ ट्रेनिंग लेते थे, तो उनको हम लोग जेल लेके गए थे विज़िट के लिए। तो वहाँ पे जो बी क्लास का जो सुपरिटेंडेंट था, मैंने उससे पूछा कि सबसे अच्छी जेल किसने काटी सारे, तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा जी यूसुफ गिलानी साहब।
कहते यूसुफ गिलानी साहब ऐसे ज़बरदस्त आदमी हैं कि मेरी हिस्ट्री में, मेरी पूरी कैरियर में उस जैसा बंदा नहीं आया। अगर उन्हें ये बता दिया गया ना ये रेड लाइन है, तो उन्होंने कभी उसके ऊपर पाँव नहीं रखा। और उन्हें बताया गया नहीं ये सहूलत आपको नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया। और हर किस्म के माहौल में वो चुप करके बैठे रहे और बड़ी मर्दानगी के साथ उन्होंने ये जेल बर्दाश्त की है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा इरिटेट कौन करता था? उन्होंने कहा शेख रशीद। उन्होंने कहा छोटी छोटी बात पे कहता था मिलाओ होम सेक्रेटरी से मेरी बात कराओ, और यहाँ पे वो शोर कर देता था और दरवाज़ा रात को बंद होता था तो वो चीखें मारना शुरू कर देते। तो उन्होंने कहा शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ी बकरी हैं और यूसुफ गिलानी जो है ना वाकई शेर है। ठीक है। तो ये एक मेरे जहन में जेल से आया। तो जेल अब आ गई है, बुरा वक्त आप पे आ गया, तो बुरे वक्त के बारे में कहते हैं कि उसको मर्दानगी के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, तो जो हौसले के साथ। तो चौधरी साहब फिर औरतें कैसे करेंगी? अच्छा चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट स्टोरी है पाकिस्तान के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी को हमने जरा डिफाइन बड़े मुख्तलिफ तरीके से किया। पाकिस्तान में आ रही है जी गोली ट्रेन। ये दुनिया में तो मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान को ये गोली अभी नसीब होने जा रही है, और ये कहां से कहां तक होगी ये भी आपको बताएंगे। कब तक पाकिस्तान में बन जाएगी, कब तक मैं और आप बैठ के इसके ऊपर सफर कर रहे होंगे, और क्या वाकई पाकिस्तान में इसका फायदा होगा या नहीं होगा, डिटेल से स्टोरी। अभी गोली ट्रेन को बुलेट ट्रेन कहने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे वैसे ही पता हो। मुझे बुलेट गोली ही होती है ना, मुझे ये बताया, मैं गलत ट्रांसलेशन किए तो अब ट्रेन भी अंग्रेजी है ना, उसकी भी ट्रांसलेशन कर लेनी थी। उसकी उर्दू में है ही कुछ नहीं ना, बताएं क्या हो तो सकता है। वो कोई ना कोई कर लेना था ना अब आपने। गोली छकड़ा तो कह नहीं सकता, अब पर गोली ट्रेन ही गोली कहनी। टांगा कर लेते, गोली डोली कर लेते, गोली कार कर लेते, गोली गोली कुछ भी कर सकते थे आप। पर अब ये बुलेट ट्रेन पाकिस्तान के अंदर बन रही है, पहली बुलेट ट्रेन होगी। और हनीफ अब्बासी साहब का ये कमाल है, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है हनीफ अब्बासी। जिस चीज़ के पीछे लग जाता है ना उसके लग जाता है, ये करके रहता है। और इसने रेलवे को सीधा कर देना है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा। लोग भूल जाएंगे कि कभी रेलवे खसारे में भी था या उसके अंदर ये प्रॉब्लम भी थे। हनीफ अब्बासी साहब बड़े कमाल आदमी हैं। तो ये बुलेट ट्रेन उन्होंने कल आइडिया दिया है और उन्होंने कहा कि 1115 किलोमीटर ट्रैक बनेगा नया, 250 किलोमीटर की स्पीड से ये चलेगी और 6.8 बिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्च होगा। और सी पैक का हिस्सा है, 2030 में ये मुकम्मल हो जाएगी। ये 2030 में मेरा ख्याल स्टार्ट हो गए, नहीं मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बड़ी चीज़ है। और अगर ये एक बार बुलेट ट्रेन बिछ गई, पहले ट्रैक बिछड़ेगा और उसके बाद ये चल गई, तो पाकिस्तान का रेलवे दोबारा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि अब ये मुर्दा हालत में है। और उसके बाद अगर फ्रेट ट्रेन चल लेंगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि लोग हवाई जहाज़ के बजाय कराची से ट्रेन पे बैठ के पेशावर और रावलपिंडी आना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। कंपैरेटिवली किराया कम होगा ना? बहुत किराया कम होगा, कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी उसके अंदर। अभी भी कंफर्ट्स हैं रेलवे के अंदर, आप पूरे बोगी आप बुक करवा सकते हैं, आप अपने बेड्स जो हैं वो भी ले सकते हैं उनके साथ। स्लीपर्स सेल भी हैं इनके अंदर, मेरा ख्याल है स्लीपर्स ट्रेन भी हैं। तो इस टाइप के ना लेकिन ये तो बहुत एडवांस वर्जन है। बहुत एडवांस वर्जन है जो दुनिया के अंदर चल रहा है। तो उसके लिए ट्रैक नया बिछाना पड़ेगा, डबल जो है। बिल्कुल। अब उसी के ऊपर पैसे लगेंगे, उसी के ऊपर टाइम लगेगा। ट्रेन तो ज़ाहिर है आपने सिर्फ पटरी के ऊपर रखनी है ना, तो ट्रैक्स पे ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, ट्रैक्स पे टाइम लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब चलते हैं जी, हमारी आखिरी स्टोरी, इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये जी। सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, वो रिज़ाइन करने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी वो क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह इख्तलाफात, एक ऐसे बंदे से उनका इख्तलाफ हो गया कि जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग थे। आपको बताएंगे वो इंसान कौन है, और ये भी बताएंगे कि क्या सलमान अकरम राजा को कोई रोक रहा है या वो नहीं रुकना चाह रहा है। बड़ी एक अजीब सी कहानी है, आपको डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब पहली बात तो ये है कि ये इस्तीफ़ा रुक जाएगा। इमरान खान साहब से आज उनकी मुलाकात है और इमरान खान साहब उन्हें रोक देंगे और उसके बाद ये इस्तीफ़ा वापस हो जाएगा। पहली बात तो ये ज़हन में रखो, क्योंकि इस वक्त इमरान खान सलमान अकरम राजा को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ना गौहर खान को लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं, ना सलमान अकरम राजा साहब को। दोनों टॉप के वकील हैं और मुफ्त वकील मिले हुए हैं इमरान खान साहब को, तो नुकसान उनको बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि बड़े मीठे से लोग हैं ये, और पार्टी के अंदर ये अपना कोई धड़ा भी नहीं बना सके। और दूसरा ये है कि कोई रूट्स इनकी नहीं है। इमरान खान साहब जब चाहेंगे बाहर आएंगे, फ़ारग कर देंगे, कोई इशू नहीं बनेगा। दूसरा ये है कि वो अपने तौर पे कोई बड़ा फ़ैसला भी नहीं कर सकते और इमरान खान साहब को धोखा भी नहीं दे सकते, और इमरान खान साहब का जो वर्जन है उसको डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, उसको उसको यू टर्न भी नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें। तो अब दो इश्यूज़ हैं। एक तो अलीमा खान साहबा इनको लेके आई थी, क्योंकि लाहौरी ग्रुप है और ये पुरानी फैमिलीज़ हैं जो एक दूसरे को जानती हैं। इमरान खान फैमिली भी और ये भी, इनके आपस में बड़े पुराने रिलेशन हैं। इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब ने पीटीआई ज्वाइन की, इसलिए सलमान अकरम राजा साहब वकील बने, इसलिए सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, और इसी लिए सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा। ये सारी चीज़ें जो है ना पुराने फैमिली टर्म्स की वजह से। तो अब अलीमा खान साहबा जो थी उनको लेके आई और इनका नोटिफिकेशन इमरान खान साहब ने जारी किया था। कोई इलेक्शन तो इनका हुआ नहीं था।
उसके बाद ये सलमान अकबर राजा साहब सेक्रेटरी जनरल बन गए। अब अलीमा खान साहबा के साथ ही इनका फड्डा हो गया। उससे पहले इनका अली अमीन गंडापुर साहब के साथ फड्डा होता था। जब भी सियासी कमेटी का इजलास होता था तो ये हेड ऑन होते थे उनके साथ, क्योंकि बड़े बुर्दबार और संजीदा आदमी हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू इनको इरिटेट कर देती थी, तो ये उनको हमेशा कहते थे कि आप कर क्या रहे हैं, और सड़क के ऊपर आपका कोई और रुझान होता है, और जब आप बंद कमरों में इनको मिलते हैं तो आपका व्यू मुख्तलिफ होता है, तो डबल फेस है आपका। तो इस टाइप की बातें वो इनकी सियासी कमेटी के इजलास में करते होते थे। ठीक है। और अब अलीमा खान साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है इनके बहुत करीब थी। अब अलीमा खान साहबा ही नाराज़ होगी। अली अमीन गंडापुर साहब पहले ही नाराज़ थे, अब अलीमा खान साहबा ही इनसे फासले पे चलेगी। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो महमूद खान अचकज़ई का जो नाम था वो सलमान अकबर राजा साहब ने ही प्रपोज किया था, इमरान खान साहब को कायल किया था कि अब हमें ये खेलना चाहिए और इसका पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। और वो दबंग आदमी है महमूद खान अचकज़ई, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, हर जगह पर बोलेगा हमें फ़ायदा होगा। तो इमरान खान साहब मान गए। अब अलीमा खान साहब इस चीज़ के खान साहबा इसके ऊपर राज़ी नहीं थी। ठीक उनका है। ख्याल ये था कि हमें अपनी पार्टी किसी और के हवाले नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर फटा हुआ। दूसरा ये कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कह दिया था, या बहनों ने उनसे कहलवा दिया, या बहनों ने अपने तौर पे कह दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने। तो सलमान अकबर राजा साहब इन्होंने पार्टी को कायल कर लिया, सियासी कमेटी के अंदर भी इन्होंने बात की, इमरान खान साहब से भी बात की, और उसके बाद ये फैसला हो गया कि जो पार्टी फैसला करेगी वही फैसला होगा, और ये चाहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हो। अलीमा खान साहबा नहीं चाहती कि ज़िमनी इलेक्शन हो। तो इसके ऊपर फटा हो गया। तो अब सलमान अकबर राजा साहब जो है ना, उन्होंने धमकी दे दी कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मैं सिर्फ वकील रहूँगा। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब कह के इनसे इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे, या वापस करवा देंगे, या वो जो ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या मैं इस्तीफ़ा दे के तो ओहदा छोड़ रहा हूँ, तो उसको इमरान खान साहब वापस करवा देंगे। तो आपको इनका सर्वाइवल आगे पार्टी में लंबा नजर आ रहा है ज़रा राजा साहब? मुश्किल है, क्योंकि अलीमा खान से अगर आपने फटा ले लिया है, तो कैसे आप चलेंगे। पहले बुशरा बीबी के साथ जिस आदमी का फटा होता था वो फारग हो जाता, अब अलीमा खान साहबा जो है ना वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक। पार्टी का बहुत बड़ा चंक उन्होंने अपने हाथ में कर लिया, तो जब वो खिलाफ हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इनके लिए। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए कुछ जुमले में यकीनन कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब ने आपको बताया था कि मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसके लिए मैं गया हुआ था। आपकी बहुत दुआएं थीं, बहुत मैसेजेस मैंने देखे सबसे पहले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं आपको स्पेशली कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में हर उस शख्स को याद रखिएगा जो मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़ा है। जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बॉस हैं, और उसके अलावा मेरे लिए बड़े भाइयों जैसे हैं। ये इस वक्त में जब मेरे लिए वहाँ पे बहुत मुश्किलात थी, तो हर लम्हे मेरे साथ रहे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो कर सकते थे और उन्होंने ना की हो। मतलब डॉक्टर्स को कोई अप्रोच हो, कोई हॉस्पिटल्स को अप्रोच हो, किसी से कोई ओपिनियन लेना है या बात करना है, तो एक एक लम्हे में चौधरी साहब मेरे साथ थे। तो मैं चौधरी साहब का भी स्पेशली आज सबके सामने बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया। और अब आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। वालिद साहब का ट्रीटमेंट जारी है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बस इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।